नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हमारे पॉडकास्ट पर जो गेस्ट हैं वो भी अनफिल्टर्ड बातें करते हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। कभी कभी इतनी बेबाकी से अनफिल्टर्ड तरीके से अपनी बात रखते हैं कि बखेड़ा खड़ा हो जाता है, हेडलाइंस बन जाती हैं। तो ज्यादा इंतजार आपका नहीं करवाते हैं, मिलवाते हैं आज के स्पेशल गेस्ट से। जस्सी पेटवाड़ हमारे साथ हैं, नांदोद से कांग्रेस के विधायक, युवा नेता कांग्रेस के हरियाणा के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम राम सबको। शुरुआत करेंगे, रिसेंटली जो कुछ हुआ प्रदेश में, आधे से ज्यादा हरियाणा बाढ़ की चपेट में आ गया था और तब हमने लोगों की बेबसी देखी, क्योंकि किसानी वाला प्रदेश हमारा है और लोग बहुत बेसहाय नजर आए। देखिए, बिल्कुल प्राकृतिक आपदा का समय था, बारिश ज़्यादा हुई और जहां इंतजाम तकड़े होने चाहिए थे वो नहीं थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। खेती तो लगभग पूरे, मैं कहूँगा कि उत्तर भारत की ही, खासकर हरियाणा तो 75% खेती ख़त्म होगी और गांव में भी बहुत सारा नुकसान हुआ। हिसार ज़िले की तो मैं बात करूं तो 70% से ज़्यादा ज़िला तो डूबा हुआ है। घर डूबे हुए हैं, लोगों के घर टूट गए, लोगों के घर बिल्कुल ख़राब हो गए, बहुत छतें गिर गई, कहीं कहीं जान माल का भी नुकसान काफ़ी हुआ। तो बहुत सारी हानि इस प्रदेश को हुई और उससे बड़ा किसान और मज़दूर बहुत पीछे चला गया। बहुत बड़ा नुकसान किसान और मज़दूर को हुआ। तो एक आपदा थी जिसे मैं यही कहूँगा कि हरियाणा के लोग बड़े बहादुर लोग हैं, मजबूत लोग हैं, इससे भी निपटने का काम करेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आपके नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि ये मैन मेड थी, ये जो आपदा थी ये प्राकृतिक आपदा नहीं थी। सरकार ने तैयारी नहीं की, कोई बैठक नहीं बुलाई, ना ड्रेन सिस्टम था कुछ की उसको सफाई की जाए, उसको तरफ ध्यान दिया जाए, और जब ये आपदा आ भी गई तब भी सरकार कहीं नहीं दिखी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैन मेड तो इसलिए होगी, ये मैन मेड इसलिए बन गई क्योंकि एक केंद्र सरकार के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास, देखिए दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ एक राहत कोष होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होता है। अब तक हैरानी है इस बात की, बहुत बड़ा सवाल है ये केंद्र सरकार के ऊपर, प्रदेश सरकार के ऊपर, कि केंद्र सरकार ने तो हमेशा हरियाणा के साथ भेदभाव किया ही है। मोदी जी की जो प्लानिंग जो है उसमें केवल 10 के 10 सांसद रहे 10 साल। तो आज तक मोदी जी पंजाब गए, हिमाचल गए, दोनों जगह 1500 करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता दे के आए। लेकिन हरियाणा में ना नरेंद्र मोदी जी आए, ना आए कोई बात नहीं, 1 रुपए का भी फंड अब तक हरियाणा के लिए केंद्र सरकार ने जारी नहीं किया। आज तक प्रदेश सरकार ने यह नहीं बताया कि इस बाढ़ के लिए हम कितना फंड हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के किसान और मजदूर को देने जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा है, पहली बार हुआ है कि इस तरीके की आपदा प्रदेश में है और आज तक सरकार यह नहीं बता पाई कि कितना फंड्स वो निकाल रहे हैं। दूसरा, सरकार की तरफ से मुआवजा राशि को लेकर ये कहा गया कि हम इतनी मुआवजा राशि देंगे, उसके लिए पोर्टल खोला गया, क्षतिपूर्ति पोर्टल। वहां पर किसानों की एक बड़ी दिक्कत ये है कि वो, मेरा अपना गांव पूरा का पूरा डूबा हुआ था, तो किसानों ने पोर्टल खोल के वहां पे अप्लाई किया, तो उनकी जगह मेवात के किसान वहां पर रजिस्टर्ड दिखा रहे हैं। यानी वो यहां से अगर एंट्री कर रहे हैं अपने मुआवजे के लिए, तो वहां मेवात के किसान को मुआवजा मिलेगा। ये भी एक बड़ा मामला जिसको लेकर वैसी गंभीरता नहीं नजर आ रही और इस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। ये मामला नहीं है, नहीं, ये विधानसभा में उठाएंगे हम। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है किसानों के साथ। मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको एक ऐसी उदाहरण के तौर पे एक बात बताता हूं। जब सरकार ने अपना पोर्टल खोला, तो पोर्टल खोला, जब किसान गया पोर्टल पे खराबा दिखाने के लिए, रजिस्टर्ड करवाने के लिए कि भाई मेरी फसल खराब हो गई है, तो जब गया तो बहुत लगभग 70% से ज्यादा किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। और किया किसने है, हुआ कैसे है? अधिकारियों की मिलीभगत से। कुछ ऐसे अधिकारी हैं, इसमें बहुत बड़ा गैंग है ये, और इसमें सरकार के बहुत बड़े लोग शामिल हैं। आप कैसे 70% हरियाणा को रजिस्टर्ड दिखा सकते हैं? अब मेरी जमीन है, मेरी जमीन मान लीजिए पलवल में चढ़ी हुई है, मेवात में चढ़ी हुई है, फरीदाबाद के किसान को चढ़ी हुई है, और जब उसका नंबर आप निकाल रहे हैं तो फोन करके जब बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं जी मेरे से गलती से हो गया, मैं अभी हटाता हूं। 10 मिनट में वो हटा भी देते हैं। अच्छा, 10 मिनट में ऑनलाइन हट भी जाता है, फिर किसान करा सकता है। मतलब ये कितना बड़ा फ्रॉड है। एक कर्मचारी
लगभग पूरे के पूरे गांव की जमीन को अपने या अपने रिश्तेदारों में ऑनलाइन रजिस्टर्ड करवा देता है। तो ये उस कर्मचारी की सह पे नहीं हो रहा, उसके ऊपर कोई सीनियर बैठा है और उस सीनियर के ऊपर कोई सरकार का आदमी बैठा है। इतना बड़ा फ्रॉड तब संभव है क्योंकि ये जिले में देखा जाए ना तो 100 200 करोड़ रुपए का मामला है। ये तो आपदा आ गई, किसान को पता चला। हैरानी इस बात की होगी, पिछले 2-3 साल से हालात ये हैं कि जिस किसान को जैसे मेरी फसल की बात कर लीजिए, आपकी फसल की बात कर लीजिए, उसको यह भी नहीं पता कि आपकी फसल का ऑनलाइन रजिस्टर्ड उसकी हो चुकी है और उसके पैसे उसके खाते में जा रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप आज तक आप जानते भी नहीं। मतलब मेरी फसल के पैसे ऐसे व्यक्ति को जा रहे हैं जिसको मैं जानता तक नहीं। यह बहुत बड़ा फ्रॉड है, सरकार को इस पे जवाब देना पड़ेगा। और मैं गारंटी देता हूं आपको इस बात पे, सरकार को विधानसभा में इस मुद्दे के ऊपर जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, नहीं तो सरकार को झुकाने का काम इस पे करेंगे। सवाल विपक्ष पर भी उठे जब हम बाढ़ की बात कर ही रहे हैं कि जल भराव हुआ, नुकसान हुआ किसानों को, गांव के गांव डूब गए। पहले हम देखते थे कि फसलों को ज्यादा नुकसान होता है, इस बार गांव में भी काफी नुकसान हुआ है, मकान खासकर। तो वहां कहा गया कि विपक्ष सिर्फ फोटो सेशन के लिए पहुंच रहा है। आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए। जो बात आप कर रहे थे कि यहाँ पानी कम है या माइक लगा हुआ है, सब बातें कि सिर्फ विपक्ष तमाशा कर रहा है और कोई सहानुभूति नहीं है। आजकल है ना, एक अंग्रेजों की नीति भाजपा के पास है, फूट डालो राज करो। और सुदेश जी, एक ट्रेंड बन चुका है, ये ट्रेंड बन चुका है आजकल विपक्ष को टारगेट करने का, जबकि जवाबदेही तो सरकार की है। विपक्ष का काम है लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का, सरकार का काम है उन समस्याओं के समाधान करने का। मैं आज जा रहा हूं, किसान मुझे कहते हैं कि दूर सड़क से पानी का क्या पता चलेगा, आओ नीचे उतर के पानी में चलते हैं। मैं क्यों मना करूं? जिन लोगों ने मुझे बनाया है वो मुझे डुबो थोड़े रही हैं, वो मैं खड़ा होकर ये दिखा रहा हूं कि देखिए ये पानी है। मैं लोगों को कह रहा हूं कि अपने खेत की, अपने घरों की वीडियो फोटो बनाओ, क्योंकि ये ऐसी सरकार है कल ये कह देगी कि, जैसे कि पराली की बात कर लीजिए आप, पराली जलाई किसान ने और चाहे ना जलाई हो, कि सरकार ने कहा कि जब उसको मुआवजा मिलेगा या जब उसको कंपनसेशन मिलेगा, जब किसान ऑनलाइन पोर्टल पे उसको फोटो विद फोटो डालेगा। मैं खुद कहता हूं कि जितने भी किसान, आज आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूं, जिनके घर टूटे हुए हैं, जिनकी फसल खराब हो गई है, वो सब उसके वीडियो फोटोज रखो, क्योंकि ये कल कह सकते हैं कि इसका नुकसान नहीं हुआ। नहीं, ये भी हो सकता है कि कम से कम विपक्ष फोटो करवाने के बहाने से लोगों के बीच तो गया, गया, पक्ष तो फिर भी नजर मैंने अभी आपको बताया ना कि पहली बार इतनी निर्दयी सरकार है केंद्र में और स्टेट में, जिन्होंने अब तक ये नहीं बताया कि हमने इतना फंड रात को उसके लिए दे दिया है। ये या कम से कम जो फौरी राहत होती है वो सिर्फ कोई सामाजिक संस्था कर रही है, ग्राम पंचायतें कर रही है, पड़ोसी गांव के लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। अब मैं छोटी सी बात आपको बताता हूं। मैं गया तो हमारे एक संत हैं, हालांकि मैं उनका अनुयायी नहीं हूं, लेकिन मुझे सच बोलने में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। संत रामपाल जी हैं, ये पूरे हिसार जिले में, हिसार जिले की आपको बता रहा हूं, नारायण हल्के की नहीं, पूरे जिले की। जब हम गए, जब मैंने फोटो वीडियो बनाए और जब वो सोशल मीडिया पे डले, हजारों लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, तो लोगों को पता चलता है। संत रामपाल महाराज को पता चला कि भाई हिसार जिले में बड़ी बाढ़ आई हुई है, आपदा का टाइम है। संत रामपाल महाराज जी को पता चलते ही उन्होंने लगभग करोड़ों रुपए के पाइपलाइन किसानों को पंचायत के थ्रू उपलब्ध करवाने का काम किया। मैं आज कैसे ना कहूं सुदेश जी कि सरकार से अच्छे तो वो संत हैं। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं 10 दिन पहले 51 लाख रुपए के पाइपलाइन दे के आया मेरे हल्के में। आज तक सरकार ने परमिशन नहीं दी है पाइपलाइन खरीदने की। आज तक मुझे परमिशन नहीं मिली है ऊपर से कि मेरी, अब देखिए विधायक को सालाना 2 करोड़ रुपए वैगी मिलती है, मैं अपनी वैगी को कहां लगा रहा हूं, ये मेरा काम है ना। लेकिन ये सरकार चाहती है कि किसान बर्बाद हो, मजदूर बर्बाद हो जाए। मैं चाहता हूं मेरी वैगी को पाइपलाइन से दे जाए, ताकि जो किसान की फसल मर गई, जो मजदूर की फसल मर गई, वो तो मर गई, अगली फसल की बुआई हो जाए। लेकिन आज तक 10वां दिन है सुदेश जी, आज तक परमिशन नहीं दी सरकार ने। ये सरकार का चरित्र और चेहरा है।
अब कोई आदमी जब जा रहा है, मैं सागवान गांव में चला गया, मेरी विधानसभा का तो गांव नहीं है, तो शाम का है, मैडम श्रुति चौधरी जी जो मंत्री हैं उनकी विधानसभा का गांव है, लेकिन वो हमारा प्राचीन गांव है। मेरे दून गोत्र का निकास उस सागवान गांव से है, पूरे उत्तर भारत का। वो लोग मेरे पास आते हैं, चुनाव में आए हैं, वैसे हमारा भाईचारा है, मिलते जुलते। मैं चला गया सागवान गांव में। जब मैं गया तो वहां देखा कि 10-10 फुट पानी भरा हुआ है, 90% से ज्यादा गांव खाली है। वो मेरे जाने के बाद बहुत सारे लोगों के मुझे भी फोन आए कि ये तो बहुत बुरा हाल है इस गांव का। तो मैंने कहा हाँ भी। तो सामाजिक संस्थाएं वहां पहुंची, सामाजिक लोग वहां पहुंचे, मदद करने का काम किया। आपने एक भेदभाव की बात कही थी, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन हमने सरकार की मदद कहाँ देखी? मैंने खुद ये सवाल उठाया था कि पंजाब हिमाचल में यहाँ से ट्रक रवाना किए गए जो राहत सामग्री लेकर गए, उसमें मुख्यमंत्री भी सतीश पूनिया थे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल थे, तमाम बड़े चेहरे थे बीजेपी के। वो ट्रकों की रवानगी मैंने हरियाणा में नहीं देखी। मेरा अपना सवाल भी था ये। ठीक है, पड़ोसी हैं, हमें मदद करनी चाहिए, उन पर बड़ी आपदा थी, लेकिन आपदा में तो आपके अपने लोग भी थे। ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि पंजाब में चुनाव है 2 साल के बाद। ये लोग केवल ड्रामेबाजी करते हैं। नरेंद्र मोदी जी पंजाब क्यों गए? क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब को 1500 करोड़ रुपए दे दिए क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं। हरियाणा को क्यों नहीं दिए? क्योंकि यहां चुनाव नहीं है 4 साल कोई। आप पंजाब को तो हरियाणा प्रदेश के आम लोगों ने, हमारे गांव ने, इतने मेरे खुद के गांव से, गांव के युवाओं ने बहुत सारा राहत सामग्री, बहुत सारे कपड़े, खाने की बहुत सारी चीजें, अनाज, तूड़ी, बहुत कुछ सभी पूरे हरियाणा प्रदेश के गांव ने पहुंचाया और पंजाब के साथ भाईचारा निभाने का काम किया। मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के लिए आए, सतीश पुनिया जी हरियाणा के लिए आए। आपको और हैरानी बताता हूं, नायब सैनी जी ने एक दौरा बनाया नारनुंद और आंसी का। 6-7 गांव नारनुंद के थे, 6-7 गांव आंसी के थे। उकलाना का भी प्रोग्राम बनाया। हैरानी देखिए, मतलब कितना भेदभाव, किस इन लोगों की सोच, कितनी संकीर्ण सोच है इन लोगों की। नायब सैनी जी ना उकलाना गए ना नारनुंद गए, आंसी के केवल एक शहर आंसी में और 2 गांव, छोटे छोटे 2 गांव, उनमें गए और उसके बाद सारा दौरा कैंसिल कर दिया। मेरे यहाँ का तो और बताता हूं एक बात इसमें मैं आपको, हैरानी देखिए आप। मुख्यमंत्री जी गए, लोगों ने समस्या बताई तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं लिख के दे दीजिए, लिख के दे दीजिए। अरे लिख के मांगने में तो विपक्ष है ही ना। आप गए हो तो 20-30 करोड़ रुपए की वहां सामग्री उनको राहत दे के आओ। पाइपलाइन जब लोग अपने खरीद रहे हैं, जब एक संत पाइपलाइन उपलब्ध करा रहा है तो सरकार क्या कर रही है? और आपको और कमाल की बात बताता हूं नायब सैनी जी की सोच की। अभी हिसार में 2 दिन एयर शो चला, सारी सरकार वहां मौजूद थी। 70% जिला डूबा हुआ हिसार, कोई नहीं आया। 70% जिला डूबा हुआ है। जहां एयर शो चल रहा था वहां से दूर 5 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गांव है। मिर्जापुर आ जाइए आप, चन्नत भाटड़ा आ जाइए, गिराए आ जाइए, खानपुर सिंदड़ आ जाइए, गुराना आ जाइए, आप लितानी आ जाइए, आप सरसोद बिचपड़ी आ जाइए। मतलब उन वहां से केवल 10 किलोमीटर दूर सारे गांव डूबे पड़े हैं। नहीं, जो दौरा आपका तो मुझे नहीं पता किस गांव से होकर गुजरे, लेकिन उनका काफिला जब हमारे यहाँ से गुजरा तो सिर्फ सूर्यवाला मोड़ है बिटबड़ा, वहां से होकर निकाल दिया, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित लितानी गांव था। तो लोगों ने शिकायत की थी, मुझे मालूम ही नहीं। मैं कह रहा हूं ना, अब मैं बता रहा हूं आपको, ये लोग 5 किलोमीटर दूर एयर शो कर रहे हैं, पूरी सरकार बैठी है, मिठाइयां खाई जा रही हैं, पूरे अपने उसमें ताड़ियां बजाई, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अरे तुमसे 5 किलोमीटर दूर सारे गांव डूबे पड़े हैं, कम से कम उनका तो ख्याल करो। एयर शो करना था, कर लेते, 2 महीने बाद करते, लोगों को राहत तो पहुंचाते। अरे लोग घर छोड़ने को मजबूर हुए बैठे हैं, दूसरे के घरों में आश्रित हैं, लोग झोपड़ियां डाल के बैठे हैं, वो मजबूर हो रहे हैं और आप एयर शो में मशगूल हैं। तो ये इस सरकार की सोच बताती कि सरकार कैसी है। अब राहत की बात पे आ जाते हैं। बीजेपी कहती है कि हमने बहुत बड़ी राहत दी है आम लोगों को, जीएसटी के जो रेट थे वो घटा दिए, ब्रैकेट्स घटा दिए हैं। इससे दिवाली का जो है खुशी है डबल हो गई है अब लोगों की। ये दोगले चरित्र के लोग हैं सुदेश जी। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी, और मैं आपको एक बात कहूंगा, आज कैमरे के सामने कह रहा हूं, बीजेपी जो कर रही है वो उसकी नीयत और नीति का हिस्सा है। ये लोग जात पात, ये लोग, इन लोगों की सोच हो चुकी है कि जब हमें वोट जात पात और धर्म के नाम पे मिल रहे हैं
डोमिनेटेड कास्ट के खिलाफ माहौल बनाने से जब हमें वोट मिल रहे हैं तो हम काम क्यों करें? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं ये लोग। मैं आपको एक बात बताता हूं, 4 स्लैब जीएसटी की लेके आई है, 5%, 12%, 18%, 28%। जी। पहली ऐसी, ये सरकार में ये लोग नहीं बैठे, ये शासक नहीं है, ये डकैत है। सुबह टूथब्रश करने जाओ टैक्स, नहाने जाओ साबुन पे टैक्स, खाने बैठो दही परोठे पे, दाल चावल पे टैक्स। आज 9 साल में इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 1,27,000 करोड़ रुपए जीएसटी से कमाए हैं। 1,27,000 करोड़ रुपए जीएसटी से कमाए, और आपको हैरानी बताऊं, वो टैक्स किसको लगाया? आम आदमी को। इसमें अगर आप देखोगे ना, तो अगर अमीरों की बात आप करोगे ना, तो इसमें केवल 3% यानी लगभग 4,00,000 करोड़ अमीरों से आया है। बाकी टोटली टैक्स गरीब और आम आदमी से आया है। अडानी अंबानी के तो लोन या कर्जे माफ किए जा रहे हैं और गरीबों पे टैक्स लगाया जा रहा है। कहां गए नरेंद्र मोदी जी जो कहते थे एक देश, एक संविधान, एक चुनाव, एक टैक्स? यहां जीएसटी है, आपको जीएसटी देनी है, जीएसटी के बाद आपको वैट देना है, वैट के बाद आपको इनकम टैक्स देना है, उसके बाद फिर आपके कहीं रोड टैक्स, कहीं कुछ टैक्स, कहीं कुछ टैक्स। मेरा सवाल यह था कि क्या सरकार को इसे उत्सव की तरह मनाना चाहिए था या फिर अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी? ये सरकार इतनी, इस सरकार की सोच ये है, ये लोग मतलब इन लोगों की सोच काम नहीं कर रही। ये 9 साल गरीब को लूटने के बाद, 9 साल गरीब को खत्म करने के बाद, टैक्स के नाम पे, जीएसटी के नाम पे जब गरीब को खत्म कर दिया, और फिर ये लोग उत्सव मनाने आए हैं। या तो उस दिन गलत थे ये लोग, स्वीकार करें कि हमने गलत किया है, ये टैक्स हमने गलत, हम हमारी गलती को हम सुधार रहे हैं। बीजेपी ये बात करे कि हम हमारी गलती को सुधार रहे हैं, हमने गलत किया, देश के आम आदमी को हमने लूट लिया, लूट के मतलब उसको मरने पे मजबूर कर दिया, और आज हम अपनी गलती को स्वीकार करते हुए भाई ये टैक्स घटा रहे हैं। अब आप बताइए ना, दाल चावल के ऊपर 12% से टैक्स हटा के 5% कर दिया, खत्म क्यों नहीं कर रहे उसको? दाल चावल की समस्या किसको? आम आदमी को, गरीब को है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी भी आप समझो ना बीजेपी की, कि पहले बढ़ा दिया फिर घटा दे, लोगों में एक मैसेज आता, वो बड़ी राहत दी है, उसको उसी तरीके से तो पेश किया। लोग तो समझ गए ना सुदेश जी कि बिहार चुनाव आ रहा है, सब कुछ बिहार चुनाव के लिए किया गया। नरेंद्र मोदी जी तो आंसू बहाते हैं चुनाव के लिए, नरेंद्र मोदी कोई टैक्स घटाते हैं चुनाव के लिए, नरेंद्र मोदी जी कोई रैली करते हैं चुनाव के लिए। नरेंद्र मोदी जी, अगर देश में कहीं चुनाव ना हो तो नरेंद्र मोदी जी आपको कहीं दिखाई नहीं दें, क्योंकि वो विदेश में ही रहते हैं। भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो चुनाव के वक्त देश में आते हैं, बाकी टाइम विदेशों में रहते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे 10-10 हजार की आबादी वाले देशों का भी दौरा कर दिया, इतना पैसा खराब कर दिया देश का विदेशों में घूम घूम के। और जब देश पे मुसीबत आई ना, जब पाकिस्तान के साथ युद्ध छिड़ा इस देश का, एक देश हमारी मदद करने नहीं आया, सिंगल देश हमारी मदद करने ने, उल्टा अमेरिका में आंख दिखा गया, चाइना ने पाकिस्तान की खुलेआम सपोर्ट कर दी। और आज 60 बार, लगभग 60-61 बार ट्रंप बोल चुके हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, मैंने नरेंद्र मोदी को धमकी दी व्यापार बंद कर दूंगा, नहीं तो युद्ध बंद करो। तो आज हालात देश को, इतना कमजोर डरपोक प्रधानमंत्री देश को मिला है, जिसकी आज जो लोग कहते थे ना, आपको एक और बात नहीं सुनी होगी, ये बीजेपी वाले पिछले 10-11 साल से कह रहे थे अब नरेंद्र मोदी जी के आने से विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। हर जगह भारत वापस जाओ के नारे हैं। आज आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सबसे बड़ी मार तो हमारे ऊपर अमेरिका से ही पड़ी। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, लगभग प्रोफेशनल्स का जो वीजा था, हाँ, H-2B, वो अब बंद कर दिया। उस पे 80 लाख रुपए सालाना देने पड़ेंगे आपको, बढ़ा दिए। कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, आज आयरलैंड में, इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं कि भारत वाले वापस जाओ, भारत वाले वापस जाओ। पहली बार, मतलब इतनी कमजोर इनकी नीति है, विदेश नीति, कि दूसरे देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां रोजगार नहीं है, नौकरी खत्म होगी। देश के जितने युवा हैं वो पलायन कर चुके हैं। हरियाणा प्रदेश में आप भी देख रहे हो, आप भी हरियाणा से हैं। आज हालात ऐसे हैं
कि 90% युवा जब अपनी 20-22 साल की उम्र को क्रॉस करते हैं तो 100 में से 90% युवा बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, विदेश जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, क्योंकि यहां नौकरियां खत्म हो गई। और इन सब के लिए जिम्मेदार केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की फेल अर्थव्यवस्था है। अब स्टेट पॉलिटिक्स पे हम लोग आते हैं। जब हम आज बैठे तो आईएनएलडी रैली कर चुकी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में, और अभय सिंह चौटाला कहते हैं गढ़ नामी कोई चीज है नहीं और मैं ऐसे हालात बना दूंगा यहां पर कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक छोड़कर दिल्ली जाना पड़ेगा। देखिए, गढ़ तो जनता का होता है। हुड्डा साहब ने तो कभी नहीं कहा कि मेरा गढ़ है रोहतक। वो तो सारा हरियाणा उनका गढ़ है, सारा हरियाणा की जनता जिसको नेता मानती उसी का गढ़ बन जाता है। गढ़ तो हरियाणा प्रदेश में 2 लोगों का हुआ है जो मास लीडर कहलाए, चौधरी देवीलाल जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। रही बात अभय सिंह जी की, अभय सिंह जी तो ये भी कहते हैं कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं। जब ये बात तो पब्लिक को बोलनी चाहिए कि बड़ा और छोटा कौन है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा इस बात पे, तो केवल जो लोग खुद अपने घर जिले सिरसा में मनोहर लाल खट्टर की मेहरबानी से जीते हों, वो किसको क्या बाहर करेंगे। जो लोग खुद सिरसा से आज तक सिरसा की सीट नहीं जीत पाए, जो लोग खुद बीजेपी की मदद से जीते हैं, वो किसका गढ़ तोड़ेंगे। आज बात क्यों नहीं करते कि बीजेपी ने 387 का समझौता था आईएनएलडी के साथ। मैं बताता हूं कैसे था। डबवाड़ी में बीजेपी के पास, जब आदित्य देवीलाल जी बीजेपी में थे और जन्मजात आईएनएलडी और जेजेपी के विरोधी रहे हैं, जब अभय सिंह जी के पास कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो रातों रात डबवाड़ी से आदित्य देवीलाल को इनेलो में लाया गया और उनको चुनाव लड़ाया गया। आप इलाहाबाद आ जाइए, मीनू बेनीवाल, कप्तान मीनू बेनीवाल का नाम आपने सुना होगा। क्यों नहीं उनको टिकट दी बीजेपी ने? क्योंकि अभय सिंह जी ने कमजोर कैंडिडेट मांगा। अच्छा। आप आ जाइए रानिया, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को क्यों टिकट नहीं दी बीजेपी ने, जबकि उनको तो हिसार लोकसभा तक का चुनाव लड़ाया गया था। क्यों उनको निर्दलीय लड़ना पड़ा? क्योंकि समझौता यह था कि आप इलाहाबाद, डबवाड़ी और रानिया 3 सीट मेरे हिसाब से दे दीजिए, यानी आईएनएलडी के हिसाब से दे दीजिए, और बाकी पे जहां बीजेपी जिस भी कास्ट के कैंडिडेट को कहेगी, जिस भी जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, उनको हम देने का काम करेंगे। 3 सीट पे आईएनएलडी मान सकती है, अभय सिंह चौटाला मान सकते हैं, आपको ऐसा लगता है? क्यों लगता है? अरे पर ये तो एक थी, पहले तो एक थी। लेकिन एंटी बीजेपी माहौल भी तो था इस बार के चुनाव में। तब आपको नहीं लगता कि बीजेपी का जो वोट कट के आता उसका फायदा आईएनएलडी को होता? देखिए, आप एक बात समझिए, और मैं जो मेरी बात है मैं उसको आपको एक बात कहना चाहता हूं। पूरा चौटाला परिवार मन से एक बात कहता है कि हमने सदैव बीजेपी के साथ सरकार बनाई है। चाहे चौधरी देवीलाल जी की बात कर लो, चाहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात कर लो, चाहे अजय सिंह या दुष्यंत चौटाला जी की बात। कुछ वीडियोस भी अभी वायरल हुई जिसमें इस परिवार के अलग अलग मेंबर्स ने बीजेपी को लेकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। हरा और भगवा एक हो जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं। आप देखोगे ना, आप चेक करो, मैं आपको बता रहा हूं। पूरा चौटाला परिवार मन से कहता है कि हम कांग्रेस विरोधी हैं और हमने सदा बीजेपी के साथ राज बनाने का काम किया है, और आज भी हमारी बीजेपी के साथ ही नजदीकियां हैं। अभी 2 महीने पहले खुद अभय सिंह चौटाला जी मनोहर लाल खट्टर जी के घर गए थे, खुद उनके घर गए थे। वो किस लिए गए वो तो एक उनकी अलग बात है, वो अलग इश्यूज हैं। लेकिन केवल और केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लेना, अभय सिंह जी कभी बीजेपी का नाम नहीं लेते, जबकि 11 साल से बीजेपी है। जेजेपी ऐतराज क्यों था रोहतक में रैली करने को लेकर? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीधे तौर पर नहीं बोला, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने सीधे तौर पर इस पर सवाल उठाए थे। कोई डर था? नहीं, किस बात का ऐतराज? रैली तो कोई भी कहीं कर सकता है। तो ऐसी खलबली क्यों दिखी कांग्रेस खेमे में? वो सारे कार्यकर्ता छोड़कर चले गए, वो क्लोज लोग छोड़कर चले गए। ये तो आना जाना लगा रहता है। इसको लेकर एक दूसरा पक्ष ये भी है कि अपने लोगों को, या जो जेजेपी में चले गए थे, उनको गमछा पहनाया जा रहा है। क्या सच्चाई क्या? क्योंकि बहुत लोकल लेवल पे तो हम लोग नहीं समझ पाते कहां। मैं समझाता हूं एक छोटी सी बात। एक ट्रेंड चला हुआ है, जेजेपी वाले तरक्कन पकड़े हैं, तरक्कन पटका पर आदे हैं जेजेपी का, फलाने आदमी ने इनेलो छोड़ के जेजेपी ज्वाइन करी। सांझ नहीं इनेलो वाले उसके घर पहुंच के इनेलो का पटका पर आदे, फलाने ने जेजेपी छोड़ के इनेलो ज्वाइन करी। ये लोग जेजेपी और आईएनएलडी वाले केवल बीजेपी की नजरों में अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं कि अब इनमें होड़ कांग्रेस या बीजेपी के लिए कुछ नहीं है। जेजेपी और आईएनएलडी में केवल एक होड़ बची है कि
हम अपने में से बड़ा किसको दिखाएं ताकि बीजेपी हमें स्वीकार कर ले, हमारे साथ गठबंधन कर ले। ये जो रेस है ना जेजेपी और एनएलडी की, ये किसी बीजेपी को हटाने की रेस नहीं है या कोई हरियाणा बचाने की रेस नहीं है। इनकी रेस केवल एकमात्र है कि हम अपने आप को मजबूत कैसे दिखाएं ताकि बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन हो जाए। ये रेस इस बात की है। लेकिन ये भी एक पहलू है जसी जी, मैं आपको बताऊं, लोगों में गुस्सा बहुत है और ये गुस्सा आप भी महसूस करते होंगे कि इस चुनाव के रिजल्ट के बाद लोग बहुत मायूस थे, फिर वो मायूसी अब गुस्से में बदल चुके कि एक बेहतरीन मौका दिया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप को कि आप आइए, हम बदलाव चाहते हैं। देखिए निराशा तो सबको है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं कह रही हूं अब वो गुस्से में तब्दील हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को निराशा नहीं है क्या? मुझे निराशा नहीं है क्या? आपको निराशा नहीं है कि सरकार बननी थी, एक ऐसी सरकार जो बीजेपी का जो शासन रहा 10 साल का, जहां किसान मजदूर को बर्बाद करने का काम किया, जहां छोटे व्यापारी के धंधे बंद हो गए और सब कुछ चौपट हो गया। ऐसी अर्थव्यवस्था को हटाने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, कांग्रेस के पक्ष में इकट्ठा हुए थे, बिल्कुल हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप एक बात नहीं समझ रही ना, यहां कसूर किसी का नहीं है। यहां कसूर ना लोगों का, ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, ना कांग्रेस का। यहां कसूर है वोट चोरी का। राहुल गांधी जी की आपने एक बात सुनी कि हरियाणा में अभी बहुत सारा डाटा हरियाणा कांग्रेस भी कलेक्ट कर रही है, राहुल गांधी जी ने भी कलेक्ट किया, बहुत जल्द आपको इसके आंकड़े मिलेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हर एक सीट के ऊपर 6000 से ज्यादा वोट की चोरी हुई है। अब देखिए पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, मैं जो लोग मूर्खता की पूर्ण बातें कर रहे हैं, उसका कसूर है, उसने ये कर दिया, मुझे उस पर नहीं जाना। इसमें आपके लोग भी तो शामिल हैं ना? मैं एक आंकड़ों की बात बताता हूं। डमी कैंडिडेट्स खड़े कर दिए अपने ही लोगों के खिलाफ, ये भी बड़ा आरोप था। अरे जब कांग्रेस जीत रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी या भाई कांग्रेस से मुख्यमंत्री बनते, हुड्डा साहब तय था मुख्यमंत्री बनते, कांग्रेस की सरकार आती उनको, और इस बात को विपक्षी बहुत भुना रहे हैं। अब ईडी का डर तो फिर उस टाइम होगा ना जब वो उनकी सरकार नहीं आएगी। सरकार आने के बाद कैसा डर है? और ये तो सबके ऊपर है। सरकार आज तक अभय सिंह चौटाला के खिलाफ जांच क्यों नहीं खुली? अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर भी केस है। इसका मतलब तो वो भी बीजेपी से इस बात के लिए बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई कहीं उनके खिलाफ केस ना खुल जाए। केस तो अभय सिंह चौटाला जी के भी ऊपर है। किस मुंह से वो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की और बीजेपी की सेटिंग की बात करें? सेटिंग तो उनको ही पता है फिर उनकी कैसी सेटिंग है। आज तक केस नहीं खुला। दूसरा मैं आपको बताता हूं, आज तक एनएलडी का सिंबल यूं का यूं बना हुआ है, जबकि 4 चुनाव हो चुके हैं, 2 लोकसभा के 2 विधानसभा के। आज तक बीजेपी ने उनका सिंबल वापस नहीं लिया है। ये चीजें ऐसी हैं जिन पे मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। बस एक पॉइंट की बात आपने बता दी, लेकिन नुकसान किसका इस लड़ाई में? अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस ही लग रहा है हमें तो। नहीं, अभय सिंह जी कर रहे हैं। आज तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो कभी अभय सिंह जी का नाम भी नहीं लिया। वो तो अभय सिंह जी बीजेपी को छोड़ के हुड्डा साहब को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना हर चीज के लिए, विकास के लिए, जबकि 11 साल से सरकार नहीं है। और रोहतक की जहां बात आ रही है ना, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं रोहतक के बारे में कि ये लोग हुड्डा साहब, देखो बीजेपी अपना जो कार्यालय है वो रोहतक में चला रही है। अमित शाह जी आते हैं रोहतक आते हैं, नड्डा साहब आते हैं रोहतक आते हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जन्मदिन मनाते हैं मोदी जी का, रोहतक मनाते हैं। जेजेपी अपना दफ्तर चंडीगढ़ छोड़ करके अपना दफ्तर रोहतक में खोल रही है। अभय सिंह चौटाला जी बीजेपी को हटाने के लिए रोहतक में रैली कर रहे हैं। पॉइंट की बात समझिए आप, अभय सिंह चौटाला जी बीजेपी हटाने नहीं जा रहे, वो तो क्लियर कह रहे हैं भाई मैं तो ऐसा काम कर दूंगा बिला भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक छोड़ के दिल्ली जाना पड़ेगा। अरे नहीं, जरूरत इस चीज की, जरूरत इस चीज की है कि हरियाणा से बीजेपी को छोड़ना चाहिए। हम लड़ाई किस लिए लड़ रहे हैं? बीजेपी को छोड़, बीजेपी हरियाणा को छोड़ दे, लड़ाई तो ये है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहां आ गए, कहां रोहतक आ गया बीच में? और अभय सिंह जी को इस बात का भी पता होना चाहिए कि ये रोहतक है। बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा उठा रहा है। बिल्कुल ठीक बात। अब मैं आपको एक और ईमानदारी से एक बात कह रहा हूं, बिल्कुल ये कल की बात बता रहा हूं आपको। मैं चंडीगढ़ आया तो मेरी एक बीजेपी के बहुत ही सीनियर विधायक हैं, बड़ा मुखर होके बोलते हैं। वो कहने लगे भाई जस्सी, समझ गए इतनी सी बात, समझ गया आप। वो मेरे को कहने लगे हाँ भाई जस्सी तो हमारी रैली की कैसी लग रही है, हमारी रैली कैसे होगी? मैंने कहा आपकी रैली कैसे होगी? आपकी कौन सी रैली है? बोले 25 को रोहतक कर तो रहे हम रैली। अब वो मतलब इशारा समझिए ना, बीजेपी तो खुश है कि एनएलडी और जेजेपी कांग्रेस के पीछे लगी हैं, आपसे सवाल नहीं पूछ रहे ये लोग। और आपको ताजा उदाहरण बताता हूं, मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए उदाहरण बता रहा हूं। आपको एक बात समझने की जरूरत है, कांग्रेस काम रोको प्रस्ताव ले आई इस सेशन में।
काम रोको प्रस्ताव लेके आई कि भाई कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है, कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है, हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है और आप सारे काम बंद करके इस पे चर्चा करो। आईएनएलडी के विधायक सीट से नहीं उठे। वो आप पर आरोप लगा सुनिए कि बार बार एडजर्न हुआ सेशन, अरे पूछ के, क्योंकि वो चर्चा ही नहीं चाहते थे किसी मुद्दे पर। अरे कांग्रेस हरियाणा के इतिहास में 6 बार पहली बार हाउस को स्थगित कराया कांग्रेस ने कराया, हम लोगों ने कराया। क्यों वो आरोप लगा? क्यों? अरे वो छोड़िए ना, वो बेचारे मजबूर है बीजेपी की मदद उसकी सपोर्ट करने को, हालात ऐसे हैं। आप एक बात नहीं समझ रहे, माहौल खराब होने से हरियाणा की जनता का नुकसान हो रहा है, कानून व्यवस्था खराब से हरियाणा की जनता का नुकसान हो रहा है। कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस ये चाहती है कि भाई इस पे काम रोको प्रस्ताव पे चर्चा करो। इतनी गंभीर है कांग्रेस, क्योंकि 1 साल हो जाएगा जब हम बैठे बात कर रहे हैं, अभी तक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव तक नहीं हो पाया। देखिए उसका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन नेता लीडरशिप तो आप एक छोटी सी बात बताइए ना, हर दिन कांग्रेस ने बीजेपी को हर मुद्दे पे घेरने का काम किया। आप लोगों ने आराम से देखा भी पूरा सेशन। मैं जो बात कह रहा हूं, कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव लेके आई, पूरा हंगामा किया सदन में और यह कहा कि चर्चा कराओ, काम रोको प्रस्ताव लेके आए तो कानून व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। आईएनएलडी के 2 विधायक कुर्सी से नहीं उठे और बाहर आके क्या बयान देते हैं कि कांग्रेस ने सदन का समय खराब कर दिया। उनकी तारीफ करते मुख्यमंत्री, विपक्ष मानते हैं उनको। हाँ, मुख्यमंत्री तारीफ करेंगे ना, ये मुख्यमंत्री की तारीफ करते हैं, वो मुख्यमंत्री जी इनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि दोनों एक है ना, इनडायरेक्टली एक है। अब एक छोटी सी बात बताइए, बाहर आके आईएनएलडी के विधायक कहते हैं कि कांग्रेस ने नुकसान कर दिया और सदन को चलने नहीं दिया, तो मतलब क्या हुआ कि बीजेपी ने उनको कहा कि भाई कांग्रेस का नाम लो बाहर जाके कि सदन को कर दिया। अरे हम अपने लिए नहीं मांग रहे थे, हम कानून व्यवस्था को जनता के लिए चाहते थे। जो आज बुरे हालात बने हुए हैं हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था के, हम उस पर चर्चा चाहते थे और सरकार को झुकना पड़ा, मानना पड़ा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, चर्चा करनी चाहिए कानून व्यवस्था पे। मुख्यमंत्री जी खड़े और कहने लगे 2014 से पहले ये हुआ। नहीं, कमजोर लोग जाते हैं भूतकाल में। मुख्यमंत्री जी से जवाब कांग्रेस ये चाहती थी, जनता ये सुनना चाहती थी मुख्यमंत्री जी से कि आज हमारी पुलिस को हम किस तरीके से अपराधियों को पकड़ने में या उनके एनकाउंटर करने में या अपराध कम करने में किस तरीके से हरियाणा की पुलिस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपराध को रोकने में कैसे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 10-11 साल पुरानी बातें गिना रहे हैं। आज आपने एक बात देखी, देखिए मैं आज खुल के कहता हूं, मैंने कभी नहीं की, आज मैं खुल के कह रहा हूं, इस बीजेपी के खिलाफ किसान और मजदूर हैं, छोटा व्यापारी, केवल 3 लोग, किसान, मजदूर और छोटा व्यापारी, यानी कमेरा वर्ग जो करके खाता है, ये कमेरा वर्ग बीजेपी के खिलाफ है और ये बीजेपी के खिलाफ है। बीजेपी चाहती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में इसी कमेरे वर्ग ने भयंकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने का काम किया। ये आप भी जानते हैं, पूरा प्रदेश, पूरा देश जानता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की लीडरशिप में कमेरे वर्ग ने, किसान मजदूर ने बीजेपी के खिलाफ वोट करने का काम किया। आज बीजेपी को पता चल गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर कर दो, किसान मजदूर की एकता को कमजोर कर दो, अपने आप तुम्हारा उल्लू सीधा हो जाएगा। जो लोग आईएनएलडी, जेजेपी और बीजेपी के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट नहीं कर रहे, वो चाहते हैं किसान और मजदूर बंट जाए। नहीं, हुड्डा दो फाड़ किसान और मजदूर में हो जाए, किसान बट जाए, मजदूर बट जाए और बीजेपी का विरोध नहीं बचेगा। यही तो आईएनएलडी चाहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर करने की बात सिर्फ वहां से हो रही है या फिर आपके पार्टी के अंदर से भी हो रही है? अभी शमशेर सिंह गोगी आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर एक धड़ा वहां इकट्ठा हुआ था, क्योंकि सबको पता है गुटबाजी तो है कांग्रेस में। वहां पर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कहा था कि अब कमान संभालनी चाहिए बदलाव की कुमारी सैलजा को। फिर अगले, और मैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ज्यादा फर्क नहीं है हमारी उम्र में, तो हम तो रिटायर हो गए हैं, अब क्या करेंगे। इसको लेकर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं ना मैं रिटायर्ड हूं ना मैं टायर्ड हूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा टायर्ड और रिटायर्ड है। आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूती से हैं। आपने विधानसभा में देखा होगा कितने किलोमीटर पैदल चले हुड्डा साहब ने वोट चोरी के मुद्दे पे, और आज भी बेबाकी से हुड्डा साहब। लेकिन हुड्डा साहब की एक खूबी ये है, वो कभी किसी का नाम नहीं लेते मुंह से, वो
पार्टी बीजेपी के ऊपर प्रहार करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने से ही लोगों को कुछ बातें समझ आएंगी और बीजेपी को हटाना है तो बीजेपी को टारगेट करना पड़ेगा। मेरा सवाल ये था कि क्या आपकी पार्टी के अंदर से भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर किया जा रहा है? देखिए, कौन क्या कहता है, प्रोग्राम तो होंगे, अच्छी बात है, प्रोग्राम में तो सबको जाना चाहिए और जितने ज्यादा प्रोग्राम होंगे उतना ही बार बार यही क्यों कहा जाता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिटायर हो जाना चाहिए या फिर लीडरशिप बदल जानी चाहिए? अब आप कहने को तो कोई मुझे भी कहता है, क्या मेरे बारे में भी कहते मिलेंगे कि भाई गलत बना दिया या गलत टिकट दे दी, इससे क्या फर्क पड़ता है? पिछले पॉडकास्ट में तो हो गए सवाल अपने। बताइए, मैं अब जो कांग्रेस 52 साल के बाद जो सीट जीती हो, क्या गलत कैंडिडेट था? फिर आज तक क्यों नहीं जीती? आज तक क्यों सदा जमानत जब्त होती आई? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें डर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। आप किसी को टारगेट कर रहे हो, आपको डर है। और जो लोग बीजेपी को छोड़ करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को टारगेट करने में लगे हुए हैं, तो मतलब सीधा सा है, वो बीजेपी के हितैषी हैं कि आप बीजेपी को टारगेट नहीं करें। आईएनएलडी जेजेपी के खिलाफ मैं इसलिए हूं क्योंकि वो किसान मजदूर की विरोधी बीजेपी को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं इनडायरेक्टली। मैं अगर मुझे लगेगा कि कांग्रेस किसान मजदूर की विचारधारा के खिलाफ है तो मैं कांग्रेस का विरोध करूंगा। ये विचारधारा वाली राजनीति रहती है अभी? आपको लगता है कि विचारधारा पे राजनीति हो रही है? देखिए, आज किसान मजदूर खिलाफ क्यों है बीजेपी के? क्योंकि उनकी विचारधारा के खिलाफ काम किया जा रहा है। बीजेपी कर क्या रही है? बीजेपी ने किया क्या, ये बताइए आप। फसलों पे बात आ जाइए, मुआवजे की बात आ जाइए। जब आज 50-60 हजार रुपए प्रति एकड़ नुकसान है किसान का और आप 7 हजार रुपए दे रहे हो। आज जब मजदूर के बेचारे के घर टूट गए, बारिश की वजह से घर गिर गए हैं, घर बर्बाद हो गए हैं, आप उनकी देखभाल नहीं कर रहे, आप उनकी सुन नहीं रहे। आज मैंने विचारधारा वाला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आजकल तो माहौल देखकर, चुनाव देखकर बहुत जल्दी लोग पाला बदल लेते हैं। बीजेपी ने किया ना, जात पात पे, धर्म के मुद्दे पे चुनाव। राजनेता भी पलटी मारते हैं। बहुत सारे आपकी पार्टी में भी आएंगे, बहुत सारे आपकी पार्टी से दूसरी पार्टी में भी गए हैं, अच्छे पद भी मिल गए हैं। तो मैं ये सवाल बहुत राजनेताओं से पूछूंगी कि विचारधारा बची है कहीं पर, या फिर अपना नफा नुकसान ही देख के राजनेता इधर से उधर जा रहे हैं और इसमें पिसती फिर जनता है। देखिए, हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों एक सार नहीं है, छोटी बड़ी हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। हो सकता है वो उस हिसाब से जा रहे हैं। एक आपको पंगे लेने की बहुत तगड़ी आदत है। ये जानबूझ के करते हैं? ये कुछ लोग कहते हैं कि ये जानबूझ के किया जाता कि सुर्खियां, हेडलाइंस बनी रहे, राजनीति में चर्चे होते रहे, न्यूज़पेपर्स में, चैनल्स में रिपोर्टर्स आगे पीछे रहे। आपने एक स्टेट मैं वहां लेके जाती हूँ, आपने दिग्विजय सिंह चौटाला की एक पोस्ट पे कमेंट कर दिया। ऐसा मतलब रेयर ही हम देखते हैं इस तरह की राजनीति, और फिर वहां से आपको धमकी मिल गई जान से मारने की। एक दूसरा ही मुद्दा खड़ा हो गया वहां पर। और तो मैं थोड़े कह के आया था कि मैं कोई कमेंट करूंगा और मुझे जान से मारने की। कमेंट आपने किया, वही मैं वहां से शुरू करते हैं ना, करूंगा। अब कोई गलत बात, अरे 4.5 साल अब सत्ता की मलाई खाने के बाद आप युवाओं का भला विपक्ष में करने चले हो, ऐसे थोड़ा ही होता है। मैं सत्ता में रहूं तब तो पूछूं ना किसी को भी, किसी की जात ना पूछूं, किसी युवा को ना पूछूं, किसी की नौकरी की बात ना करूं, और फिर विपक्ष में आते ही फिर मैं युवा बचाऊंगा, मैं युवा फलान करूंगा, ऐसे थोड़ा ही होता है। अब मैं लोगों को, हमें, मेरी जिम्मेवारी है, किसान मजदूर ने मुझे विधायक बनाया, मेरे युवा साथियों ने मुझे विधायक बनाया, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ूं, उनके अधिकारों की रक्षा भी करूं। और जो इस बीजेपी नहीं करवा पाई अपने मैनिफेस्टो के काम, उससे ज्यादा तो हमने करवा दी। हाँ, 5100 पेंशन होगी, ठीक बात है, 75% आरक्षण मिल गया युवाओं को, सही कह रहे हैं वो। ये गपेड़ लोग हैं, गपेड़ मारेंगे, फिर कोई नई बहस शुरू हो जाएगी, फिर आप कहोगे कि मैं चर्चा के लिए ऐसा करता हूं। मैं किसी की मना नहीं करता, मैं किसी को मना नहीं करता। पत्रकार मुझसे सवाल पूछता है, मैं सच जवाब बोलता हूं। उस केस का कुछ हुआ, आपने कंप्लेन की? नहीं, वो मुझे वो शायद जेल में है वो, जिसने धमकी दी, और कानूनी रूप से उसको कितने दिन बाद कब गिरफ्तार किया गया मुझे उसकी जानकारी नहीं। और अच्छा, मेरा काम था कि पुलिस को, अब आगे तो पुलिस ने देखना है कि क्या मामला है। मेरी कोई जाति दुश्मनी तो किसी के साथ है नहीं, किसी के साथ, ना दिग्विजय के साथ, ना उस व्यक्ति के साथ। और बस इतना है कि अब विचारधारा की जो बात कर रहे थे ना, उसी विचारधारा की है कि आज तक वो कैदी जेजेपी का, इनसो का, छात्र विंग का जिला अध्यक्ष है, आज भी पलवल जिले का। मैं आज भी कहता हूं, दम है ना दिग्विजय चौटाला को, तो सामने आए, स्वीकार करे कि हमारे एक जिला अध्यक्ष, छात्र विंग के जिला अध्यक्ष ने एक
जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को जान से मारने की धमकी दी, हम उस पे माफी मांगते हैं और उसको पद से हटाते हैं। वो आज भी जिला अध्यक्ष है पलवल का। दिग्विजय सिंह चौटाला स्टेज अनफिल्टर्ड पर आकर आपको चैलेंज कर रहे थे कि ये पॉडकास्ट उनके माफी मांग ले, जो आप उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं कि जींद हॉस्पिटल से अपने दादा को रात में ही जेल भिजवा दिया। उन्होंने कहते हैं ये बहुत सरासर गलत बात है, प्रोपगेंडा उनके खिलाफ। इसको तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, खुद उनके चाचा अभय सिंह चौटाला जी बोलते हैं। बोला और आपको भी बोला, उनका नाम नहीं लिया। उनकी दादी जी ने पता नहीं क्या क्या बोला है दिग्विजय के लिए, वो उसको कहां छुपाएंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने बोला है, किसके ऊपर केस करेंगे? हमारे पास आज भी वीडियो, ओम प्रकाश चौटाला ने बोला है कि मुझे रात को हॉस्पिटल से लेके जेल लेके जा रहे हैं, ये काम इन जेजेपी और आम आदमी पार्टी वालों का है। खुद ओम प्रकाश चौटाला बोल के गए हैं, करो ना केस उन पे। तो जस्सी पेटवार तो माफी नहीं मांगेंगे? मैं क्यों मांगूंगा माफी? जो जिसके साथ हुआ वो आदमी जब कह रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कैमरे के सामने बोल के गए, ऑन रिकॉर्ड बोल के गए हैं कि मुझे रात को 11 बजे जेल से हॉस्पिटल से जेल इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि ये साजिश है इन जेजेपी और आम आदमी पार्टी वालों की। ओम प्रकाश चौटाला जी के ऊपर केस कर दो, अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर केस कर दो, और भी लोग कह रहे हैं उनके ऊपर भी केस कर दो, मेरे ऊपर भी कर दो, देखेंगे। जेजेपी का कोई जनाधार है अभी? आप लगता है कुछ नहीं जी, खत्म हो चुके हैं। 1% वोट इनका है नहीं, इनकी तो चर्चा में भी टाइम खराब कर रहे हैं। लेकिन आपके ऊपर भी आरोप लगाते हैं कि इतनी तारीफें कभी अभय सिंह चौटाला करते थे, आज उनको पानी पी पी कर कोसते हैं। मैंने फिर कभी एक वक्त ऐसा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो नहीं, लेकिन कांग्रेस को लेकर आपकी विचारधारा बिल्कुल उलट थी। एक वीडियो भी आपको याद होगा कि एक वीडियो भी वायरल की गई थी जिसमें आप कांग्रेस की विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं। आपके चाहने वाले बहुत है, तो ऐसी चीजें पुरानी निकलती रहती हैं। मैं आज भी अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं समय के हिसाब से आरोप लगा रहा हूं। आज मैं अभय सिंह चौटाला जी को केवल एक बात के लिए मुझे लगता है कि अभय सिंह चौटाला जी को करना चाहिए। अभय सिंह चौटाला जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को नहीं कर रहे। मुझे लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और कांग्रेस को छोड़ करके उनको सत्ता के खिलाफ बोलना चाहिए, हरियाणा का हित अगर वो चाहते हैं तो। लेकिन वो कांग्रेस को कोसते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोसते हैं हर टाइम हर सेकंड। तो बोलना तो पड़ेगा, जवाब तो देने पड़ेंगे। सच्चाई तो लोगों के सामने आनी चाहिए ना कि वो केवल कांग्रेस को अटैक इसलिए करते हैं। क्यों? आप अभय सिंह जी से पूछिए ना कि 11 साल से जो पार्टी सत्ता में नहीं, आप उसको अटैक क्यों कर रहे हो? जो 11 साल से जो व्यक्ति विपक्ष में बैठा, आप उसको अटैक क्यों कर रहे हो? ये बात तो उनको पूछनी चाहिए उनसे। लेकिन सवाल ये भी है कि अब कांग्रेस की दशा दिशा क्या होगी। ब्रिजेंद्र सिंह से मेरी बात हो रही थी, वो सद्भाव यात्रा निकाल रहे, कहते हैं मैं युवाओं में जो मायूसी है, लोगों में जिसकी बात आपने भी की कि बहुत मायूसी है चुनाव के बाद, तो मैं जो जात पात में बंटकर रह गए हैं सभी वर्ग सभी जातियां, उस चीज को मैं दूर करना चाहता हूं। जैसे राहुल गांधी ने एक नफरत की राजनीति के खिलाफ पद यात्रा की थी, लेकिन वहां पर एक सवाल ये भी मैं जोड़ना चाहती हूँ कि वो वहां अलग थलग है। कांग्रेस में ना एक एक नेता अपना अपना काम कर रहा है, मतलब अपने, या तो कहें कि अपने घर बचा रहा है। जयप्रकाश जो हिसार से सांसद है आपकी पार्टी, वो कहते हैं मुझे इस यात्रा के बारे में कोई मालूम ही नहीं है, लेकिन हिसार जिले से में वो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष में गुटबाजी जल्दी दिखती है। अभी अनिल विज जी ने ट्विटर से मंत्री हटा दिया था, खट्टर साहब उसको मनाने आए। यहीं हरियाणा निवास में पास में दोनों तीनों मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, विज साहब बैठे, 2-3 घंटे की बैठक चली, साथ में फोटो खिंचा के डाला गया कि सब ठीक ठाक है। सब पता है, सब पार्टियों में धड़े होते हैं, सब पार्टियों में गुटबाजी होती है, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। राजनीति जब तक रहेगी, गुटबाजी तब तक रहेगी। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं कि कोई सद्भावना यात्रा आएगी या जो भी कार्यक्रम आएंगे, बहुत स्वागत है सबका, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रिजेंद्र जी अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, वो मायूसी को दूर करना चाहते हैं, लोगों में आएगी, बहुत स्वागत है उनका। और जितने ज्यादा कार्यक्रम होंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने चाहिए, करने चाहिए। और कांग्रेस को मजबूती तभी मिलेगी जब कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा होंगे। उनकी यात्रा कहां से शुरू होगी, कहां से खत्म होगी, मुझे तो नहीं पता उनकी यात्रा का एजेंडा क्या है। यही मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस के ही लीडर्स को नहीं पता कि उनका कोई चेहरा, उनका कोई नेता या किसी पर्टिकुलर किसी एरिया से कुछ मुहिम शुरू कर रहा है। ऐसा क्यों है? वो तो शुरू करेंगे तो पता चलेगा ना, अभी कैसे पता चलेगा? अभी 5 अक्टूबर को सारा कुछ तय है, दनोदा गांव से शुरुआत होगी, तो बहुत अच्छी बात है, यात्रा। बहुत तो अच्छी वही बात तो मैं है। सवाल कर रही हूँ कि ऐसा क्यों है? क्या डिसिप्लिन की कमी है? आप लोगों ने तो डिसिप्लिन, नहीं, इसके लिए कोई मीटिंग माटिंग तो हमें, मुझे तो जानकारी है। पार्टी लाइन पे या पार्टी प्लेटफॉर्म से चीजें नहीं, ये मुहिम शुरू नहीं हो रही। पार्टी लाइन, पार्टी
प्लेटफॉर्म पे कोई आधिकारिक कोई पार्टी जारी करती है कोई कार्यक्रम, उसकी जानकारियां होती है और सब कोई होंगी वो। ये ब्रिजेंद्र जी का निजी कार्यक्रम है, कांग्रेस में है वो बिल्कुल, और निजी कार्यक्रम है और करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं करना भी चाहिए, ये उनका निजी कार्यक्रम। तो देखो उन्हीं को जानकारी होगी वो कहां से शुरू कर रहे हैं, क्या उनका मैसेज है, कैसे। जब वो करेंगे तभी तो पता चलेगी। और मैं तो कह रहा हूं भाई, मैं कोई कार्यक्रम कर रहा हूं, मेरा कोई निजी कार्यक्रम है, मैं कांग्रेस में हूं, कांग्रेस के हित की बात करूंगा, निजी कार्यक्रम भी कर रहा हूं, तो ब्रिजेंद्र जी कांग्रेस में है और उनका निजी कार्यक्रम भी कांग्रेस के हित में ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जस्सी जी, आपने वक्त निकाला और हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से बात की, लेकिन कभी कभी ये बेबाकी आपको भारी पड़ जाती है। कोई नहीं, मुझे लगता है कि कलयुग है, चीजें कई बार सच बोलना भी वो पड़ जाता है, बट मैं वही बोल रहा हूं जो आज हो रहा है और सच्चाई इसी बात की है। मुझे कोई डर नहीं। मुझे 32 साल की उम्र में नारनौंद के लोगों ने, वहाँ के किसान मजदूरों ने मुझे विधायक बनाया है और मेरा काम ये है कि मैं उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ूं। जो किसान मजदूर के खिलाफ जो विचारधारा काम करेगी, मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। लेकिन आप किसी एक और विचारधारा की बात भी करते हैं। एक आखिरी सवाल पूछ ही लेती हूँ आपसे। नेपाल में जो जेनजी मूवमेंट हुआ, उसको लेकर एक पोस्ट आई थी, कुछ देर बाद ही शेयर भी हो गई थी, कुछ देर बाद ही वो आपने डिलीट कर दी, फिर कहा कि मेरी टीम का हाथ था उस नहीं, मैंने ऐसा नहीं था, बट पोस्ट तो बिल्कुल ठीक थी वो, बट वो आपने की थी। वो देखिए, सारे काम मैं अकेला नहीं कर सकता, टीम होती है इसके पीछे। लेकिन वो तो मुझे लगता है आपने किया। वो युवा खून जो है ना उबाल। हाँ, एक्चुअली मैंने सिर्फ इतनी बात थी और उसमें कोई गलत नहीं थी। उसमें जो लिखा गया था वो गलत नहीं था। वो ये लिखा गया था कि तानाशाहों को समझना होगा, जो नेपाल में हुआ है वो कहीं भी और भी हो सकता है। तानाशाह, तब तानाशाह जो है वो समझ जाएंगे कि वो तुम्हारे खिलाफ था। फिर डिलीट क्यों कर दिया? अगर बस वो एक्चुअली मिसकम्युनिकेशन हो गया कि भाई कि डाली किसने, कैसे हो गया, और वो डिलीट एक ने डाल दी, दूसरे ने डिलीट कर दी। अब बता दो एक बार जरा खुल के कि आपने डाली थी क्या और क्या कहना चाहते थे। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जो मैं क्लियर कहना चाहता हूँ कि भाई आपने पहले भी पॉडकास्ट में मूवमेंट की बात की थी, और मूवमेंट कोई गलत बात भी नहीं है। आज भी कह रहा हूं, क्रांतियां हुई हिंदुस्तान में, आज भी कह रहा हूं। राहुल गांधी जी ने स्वीकार किया कि इमरजेंसी लगाना गलत था। देश इमरजेंसी में इंदिरा जी के खिलाफ हो गया, माहौल इंदिरा जी के बिल्कुल खिलाफ हो गया। नेपाल में जो हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि आज का नौजवान पढ़ा लिखा है, आप उसको मूर्ख नहीं बना सकते, आप उसको बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर तानाशाही करेंगे और गलत नीतियों से इस देश को बर्बाद करने का काम करेंगे तो एक दिन युवा उठेंगे, क्योंकि ये भगत सिंह जैसे सरीखे युवाओं का देश है जिन्होंने 24 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम लिया था। नेपाल में क्या हुआ, जब सब तंग हो गए, जब सत्ता से तंग हो गए, सोशल मीडिया को बंद कर दिया नेपाल में। भड़क गए लोग कि आज के इस जमाने में अगर सोशल मीडिया नहीं होगी तो मतलब ये थोड़े तुम्हारे बाप का देश थोड़े कि तुम किसी भी तरीके से इसको चलाओगे। यहां भी ऐसे ही होता है, कोई भी मूवमेंट शुरू हो जाती है उसके लिए कहते हैं 3 दिन के लिए इंटरनेट बंद, 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद, 1 हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद। किसान आंदोलन पीक पे है तब इंटरनेट बंद। अभी मनीषा का एक हत्याकांड हुआ था, उसमें भिवानी जिले का 1 हफ्ते के लिए इंटरनेट बंद रहा। ये कौन सा सोल्यूशन है? लेकिन क्रांति का तरीका जो जेनजी का था वो भी ठीक नहीं है। वो अभी जो कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं सुशीला कार्की, उन्होंने भी कहा कि सब कुछ तबाह करके रख दिया। मूवमेंट हो लेकिन अहिंसात्मक तरीके से विचारों पर हो। मैं एक बात जरूर कहूंगा, बिल्कुल देखिए, खुद देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, खुद की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। चाहे किसी भी तरीके की हम क्रांति करें, हिंसक नहीं होनी चाहिए कोई भी क्रांति। लेकिन क्रांतियां तो हुई हैं और क्रांति का कोई चेहरा नहीं होता, और पूरी दुनिया में क्रांतियां हुई हैं। हिटलर जैसे तानाशाह को भी सत्ता से बेदखल होना पड़ा। रावण जैसे महान राक्षस जो अपने आप में एक महान विद्वान भी कहलाए, जब उनमें घमंड आया, जब उनमें तानाशाही आई तो उनको भी आगे से शब्दों का इस्तेमाल नाप तोल कर करेंगे आप, है ना? हाँ, नहीं, मैं वो ठीक था, बट मैं कह रहा हूँ ना, मिसकम्युनिकेशन हो गया कि भाई एक ने डाल दी, एक ने डिलीट कर दी। कभी कभी जब हम खुल के कोई बात नहीं कहते, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वैसी वाली बात होगी आपके साथ ना? कोई अनर्थ नहीं, सब बढ़िया। परमात्मा इस बीजेपी से इस देश को बचाए, इन अनपढ़ लोगों से इस देश को बचाए। और मैं चाहता हूं ईमानदारी से, मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूं इस पॉडकास्ट की जी। मैं अपने नौजवान भाइयों को एक बात कहना चाहता हूं, मुद्दों की राजनीति में हिस्सा लो, जात पात धर्म की राजनीति से किसी का भला नहीं होगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार, और ऐसी विचारधारा पन पे और जो विचारधारा है उसको मजबूती मिले, क्योंकि बहुत युवाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है। सकारात्मक ऊर्जा उनके अंदर अगर सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल की जाए तो उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।